तो आज हमें स्टार्ट करना है कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के समय भारत में किस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ, उसके बारे में आज हम ये पढ़ेंगे। यह भी टॉपिक जो है आपके प्रीलिम्स में और जीएस पेपर 1 में काम में आएगा, और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स है उसमें काम में आएंगे। चलिए, तो हम बारी बारी से चीजों को पढ़ते हैं। तो भारत में शिक्षा का जो विकास था, जो डेवलपमेंट था, इनिशियल स्टेज में कुछ अच्छा नहीं हो पाया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो वो यहाँ पे शासन करने के लिए नहीं, वो जस्ट एक बिजनेस करने के लिए आए थे। तो पहले उनका क्या काम था कि इंडिया से, भारत से कैसे हम अधिक से अधिक पैसे कमा सके। उनका फोकस सिर्फ इन्हीं चीजों पे था। यहाँ पे डेवलपमेंट क्या करना है, क्या नहीं करना, उसका कोई फोकस नहीं था। अब उनका फोकस है कि नहीं, इंडिया में डेवलपमेंट करने पड़े ताकि हम जो है अपने सामान को, अपने लगेज को, अपने गुड्स को हम इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके। ये सारी चीजें हो रही थी वहां पे। अब कोई कुछ टाइप नहीं करेगा, मुझे पढ़ाने दे। हाँ, तो उनका जो डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट जो था ओरिएंटेड था। वो पूरे पूरा फोकस बिजनेस पे कर रहे थे, ना कि डेवलपमेंट पे कर रहे थे। अब बात आती है, आवाज ब्रेक होगी, नेट फिर से नहीं है, फिर बारिश हुई, फिर वाईफाई बंद हो गया। मेरा ऐसा ही होता है, थोड़ी भी बारिश हो जाए मेरा वाईफाई वाला तुरंत वाईफाई अपना बंद कर देता है, पता नहीं क्यों। अभी भी ब्रेक हो रही है? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को देखा था, बिजनेस पर्पस को फुलफिल वो लोग कर रहे थे, ब्रिटिश लोग। लेकिन उसी वक्त भारत में शिक्षा का विकास भी बहुत जरूरी था। तो उस टाइम पे जो एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हो रहा था इनिशियल स्टेज में, वो सिर्फ लोकल लेवल पे हो रहा था, और वो पब्लिक लेवल पे, मतलब एक प्राइवेट लेवल पे हो रहा था। पब्लिक लेवल पे ना होकर के प्राइवेट लेवल पे हो रहा था। यानी जिन लोगों को लग रहा था कि नहीं, एजुकेशन में थोड़े बहुत डेवलपमेंट करने चाहिए, तो उसके अंग्रेज के जो अधिकारी थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो अपना एक पर्सनल लेवल पे, एक प्राइवेट लेवल पे वो थोड़े बहुत कुछ काम कर देते थे। तो उसी थोड़े बहुत कुछ काम के फलस्वरूप 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स, नाम याद रखिएगा, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की। उन्होंने एक मदरसा को स्टैब्लिश किया। किस लिए स्टैब्लिश किया? ताकि मदरसा में मुस्लिमों की जो शिक्षा है, उसकी जो धर्म है, उसके जो कानून है, उसके बारे में शिक्षा दी जा सके। क्यों दी जा सके, इसके बारे में हम चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। 1781 में पहला काम ये हो गया। फिर 1791 में एक और काम हुआ। उस टाइम पे जो थे जोनाथन डंकन, उन्होंने क्या किया था, वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो पहले मदरसा हुआ, फिर बाद में संस्कृत कॉलेज आया। मदरसा में मुस्लिम कानून, उसके धर्म ग्रंथ की शिक्षा दी जा रही थी। और ये जो बनारस में जो हिंदू कॉलेज, बनारस में जो संस्कृत कॉलेज था, उसमें हिंदुओं के धर्म ग्रंथ, हिंदुओं की फिलॉसफी के बारे में पढ़ाया जा रहा था। अब बात आता है कि इन दोनों की स्थापना क्या उन्होंने कुछ अच्छे पर्पस के लिए किए थे, कि ताकि लोगों को अपने धर्म का ज्ञान हो सके? जवाब है बिल्कुल नहीं। उस टाइम जो था, न्यायपालिका में यानी कि जुडिशरी में कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जिनको अपने धर्म का, अपने कानून का ज्ञान है, अपने धर्म का नॉलेज है, अपने सोसाइटी का नॉलेज है, ताकि वो लोग जो ब्रिटिश के जो जजेस होते थे उनके साथ तालमेल बैठा सके, उनके साथ बातें हो सके, उनके साथ जो भी है ज्ञान का जो आदान प्रदान है वो अच्छे से हो सके। दूसरी बात, व्यापार करने के लिए जो होता था कि उस टाइम पे जितने भी राजा महाराजा होते थे, उनके साथ बात करने के लिए, उनके साथ पत्राचार करने के लिए भी हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती थी। तो वो लैंग्वेज यानी वो एक अच्छी भाषा हमें तब मिल सकती थी जब कोई पढ़े लिखे लोग आए। तो इसलिए उनका जो ये उद्देश्य था, जो मोटो था, वो यही था कि उनके काम के लिए कुछ लोग तैयार हो जाए इस कॉलेजेस में। उसके बाद 1800 में लॉर्ड बेलेजी ने एक विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना की,
जहां पे अंग्रेजों के जो सैनिक थे, तो अंग्रेजों के सैनिकों को छोड़ करके बाकी और लोग जो अधिकारी थे, उन लोगों को शिक्षा दी जाती थी भारत के बारे में या फिर यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज था उसके बारे में, ताकि वो लोग जो थे यहाँ के लोकल लोगों के साथ बात करके अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो ये जो इनिशियल स्टेज पे जो डेवलपमेंट हुआ था, ये सिर्फ पर्सनल लेवल पे हुआ था। बात समझ में आई? उसके बाद जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वो एक्ट के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो ये सारा जो डेवलपमेंट था वो क्या था, एक पर्सनल लेवल पे था। अब यहां से जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा वो एक एक्ट के माध्यम से होगा, एक अधिनियम के माध्यम से होगा, एक कानून के माध्यम से होगा। सो भारत में का जो डेवलपमेंट हुआ था ब्रिटिश रूल के टाइम पे, तो पहला जो बड़ा डेवलपमेंट आया था, पहला जो कानून आया था वो था, देख लीजिए आप, एक चार्टर एक्ट आया था 1813 में। 1813 में चार्टर एक्ट आया था, और इसी चार्टर एक्ट में सरकार ने कलकत्ता, आगरा और बनारस में 3 कॉलेज की स्थापना की थी। 3 कॉलेज यहाँ पे स्टैब्लिश किए हैं। कॉलेज में शिक्षा दी जाने वाली थी। अभी वो कैसे शिक्षा दी जाने वाली, इसमें भी एक मतभेद आ गया, इसमें भी थोड़े बहुत तनाव आ गए। वो क्या आ गए, हम आगे देखते हैं। हाँ, तो क्या है, सबसे पहले जैसे ही वहां पे ये 3 कॉलेज की स्थापना की गई, तो वहां पे ये जो था एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट हो गया, यानी कि आंग्ल प्राच्य विवाद। अब ये क्या होता है, इसमें से जो लोग थे उस टाइम पे वो 2 तबकों में बट गए थे। एक कौन था, आंग्ल, और एक दूसरे कौन थे, पाच्य। यानी उनकी जो फिलॉसफी थी वो इस टाइप की थी। आंग्ल यानी कि ऐसे लोग थे जो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में सोच रहे थे, कि जो शिक्षा होनी चाहिए थी, जो एजुकेशन होना चाहिए था, वो किस में होना चाहिए था, उनका जो लैंग्वेज होना चाहिए था वो अंग्रेजी में होनी चाहिए थी। और प्राच्य के जो लोग थे उनका क्या मानना था कि जो एजुकेशन होना चाहिए था, उस एजुकेशन पे हम भारत के धर्म, भारत की संस्कृति, भारत के जो फिलॉसफी है, इन सबको ऐड करें, और इसका जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए था, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ना होकर के यहाँ का लोकल लैंग्वेज हो। तो ये वाद विवाद, ये जो डिस्प्यूट था, ये वहां पे होता गया। उसके बाद 1835 में डिसाइड किया गया, किसने डिसाइड किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये डिसाइड लिया कि जितना भी इंस्ट्रक्शन होगा कॉलेज में या स्कूलों में, पढ़ाई का जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, जो भी लैंग्वेज होगा, जो माध्यम होगा, वो क्या होगा, वो एक इंग्लिश लैंग्वेज होगा, यानी कि अंग्रेजी भाषा होगा। और उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा साइंस, उसमें पढ़ाया जाएगा आर्ट्स। और साइंस आर्ट्स में भी किसकी साइंस, किसकी आर्ट्स पढ़ाई जाएगी, कहाँ की फिलोसफी पढ़ाई जाएगी, आपको वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाई जाएगी। क्योंकि लॉर्ड विलियम का मानना है कि हिंदुस्तानी फिलोसफी में कोई दम नहीं है, यहाँ पे कोई आर्ट और कला ऐसी चीजें है नहीं। हमारी जो पश्चिमी की जो फिलोसफी है वो काफी अच्छी है, हम यहाँ के लोगों को वही पढ़ाएंगे, ताकि क्या होगा, यहाँ के लोगों को हमारा समझ होगा, यानी कि इंग्लैंड का समझ होगा। उसके बाद ये पढ़े लिखे लोग जो होंगे हमारी चीजें यूज करेंगे। इसका मतलब उन्हें इसके अंदर भी एक बिजनेस को देखा, एक व्यापार को देखा, कि वो ऐसे लोगों का निर्माण करना चाहते थे कि आगे चल के लोग उनको किसी ना किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसको प्रॉफिट पहुंचाएं। यानी कि आप लोगों को को एजुकेशन के माध्यम से इस तरह से एजुकेट करो कि वो अपने थॉट से, अपने थिंकिंग से, अपने विचार से वेस्टर्न कल्चर को अपना लें, और फिर वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के बाद क्या करेंगे, वो वेस्टर्न सामानों को अपनाएंगे। इससे क्या होगा, जो ब्रिटेन का जो बिजनेस है वो इंडिया में ग्रो करेगा। आगे बात समझ में? उसके बाद बेंटिक जो थे उस टाइम पे थॉमस वॉविंगटन मैकाले को एक अध्यक्ष बनाया गया, एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया उनको, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, है ना। उनके बाद जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का उनको चेयरमैन बनाया गया। फिर लॉर्ड मैकाले जो थे उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र तैयार किया। घोषणा पत्र समझ लें कि अपना एक, उन्होंने एक
अनुमान लगाया कि ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए। उन्होंने अपनी एक फिलॉसफी दी कि ये सारी इंडिया में एजुकेशन के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है स्कूलों में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश को बना दे। सबसे पहली बात उन्होंने ये की कि मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि बहुत बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट को स्कूल कॉलेज स्टार्ट करने चाहिए। और हुआ भी ऐसा, गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत बड़े पैमाने पर स्कूल कॉलेज की स्थापना की जहां पे इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था। तो वहां के लोकल लोगों की अपेक्षाएं हुई, यानी जो नॉर्मल लोग थे उनकी अपेक्षाएं हुई, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि उनको क्या पढ़ना है, उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, उनको अपने भाषा का पहले ज्ञान होना चाहिए, बाद में उसे अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए। इन सारी चीजों को उपेक्षित रखा गया, इन सारी चीजों पे किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। यानी कि सरकार ने एक योजना बना ली थी, एक योजना के तहत, एक मोटो के तहत वो काम कर रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जब हमारे यहाँ से एजुकेशन लेके जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट से, तो वो भले ही रंग और रूप में इंडियन होगा, रंग और रूप में भारतीय होगा, लेकिन उसकी सोच, उसके रहने का ढंग, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, ये सारा वेस्टर्न होगा, ये सारे पाश्चात्य होंगे, ताकि यही लोग कहीं ना कहीं से आगे चल के ब्रिटेन का हेल्प करे, ब्रिटिश सरकार का हेल्प करे, और इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको और बढ़ावा मिले और वो बढ़ाए। उसके बाद 1835 में एलिफिंस्टन कॉलेज बॉम्बे और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। कोई डाउट अभी तक? उसके बाद हम आते हैं थॉमसन्स। थॉमसन्स का क्या प्रयास रहा था इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के ऊपर? सो थॉमसन्स जो थे उन्होंने एक प्लान बनाया, एक डिटेल प्लान बनाया। क्या डिटेल प्लान था उनका? कि गांव में जो छोटे छोटे स्कूल है जिसमें इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देकर के, जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, उनको बंद किया जाए। और उन्होंने गांव के शिक्षा के ऊपर, यानी कि ग्राम शिक्षा के ऊपर, विलेज एजुकेशन के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना बनाई। और जिसमें यह कहा गया कि छोटे छोटे जो भी स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम से चलते हैं उसको बंद कर दिया जाए। उसके बाद उन्होंने एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का गठन किया, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को फॉर्म किया। और उस एजुकेशन डिपार्टमेंट को फॉर्म करके, मतलब अभी भी देख रहे होंगे कि आपके भी गांव में एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा जहां पे एजुकेशन ऑफिसर्स बैठते होंगे। ये सारी चीजें जो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम वहीं से इस चीज को लिए हैं। उसके बाद गांव में जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो किस चीज के ऊपर दी जानी चाहिए? एग्रीकल्चर के ऊपर दी जानी चाहिए, साइंस के ऊपर दी जानी चाहिए, मेंसुरेशन के ऊपर दी जानी चाहिए, ताकि गांव के लोग शिक्षित हो। यदि एग्रीकल्चर के ऊपर हमने उसे एजुकेट किया तो वो अच्छे फसल बोएंगे, अच्छे फसल उगाएंगे। इनसे बेनिफिट बाद में किसको मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट को मिलेगा। गवर्नमेंट कौन थे? इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी डेवलपमेंट हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए हो रहा था। उसके बाद थॉमसन ने यह भी बताया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए वो अंग्रेजी ना होकर के जो उनका मदर टंग है, मतलब जिनका मराठी है उनका मराठी हो, जिनका बंगाली है उनका बंगाली हो, जिनका हिंदी है उनका हिंदी हो, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। उसके बाद आया हमारा चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854। इसे हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। आपको हमने पॉलिटिकल साइंस में मैग्ना कार्टा पढ़ाया था। इंडिया के किस पार्ट को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहते हैं? बताइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? पढ़ नहीं रहे मतलब आप लोग? पार्ट 3। क्या है पार्ट 3 में? क्या आता है पार्ट 3 में? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार।
उस टाइम पे बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैग्ना कार्टा का क्या मतलब होता है। मैंने आपको बताया था कि जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास लूंगा उसमें आपको समझाऊंगा। तो देखिए, मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा कुछ नहीं, एक तरह का एक डिसीजन है, एक लॉ है। मैग्ना कार्टा क्या है? एक तरह का लॉ है। ये लॉ कब बनाया गया था? ये लॉ 1200 सेंचुरी में बनाया गया था। कहां बनाया गया था? इंग्लैंड में बनाया गया था। उस टाइम पे इंग्लैंड के शासकों ने एक लॉ बनाया। समझ लीजिए कि जैसे एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उस टाइम पे भी वो लॉ बनाया गया। उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन ना दे करके उसका नाम क्या दिया गया था? मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा में वो सारी बातें लिखी गई थी कि किस प्रकार से राजा का अधिकार होगा जनता के ऊपर, जनता का अधिकार होगा राजा के ऊपर। मतलब तालमेल बैठनी चाहिए कि किस प्रकार से राजा जनता को अधिकार देगा और जनता किस प्रकार से उस अधिकार का उपयोग करेगा और किस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वाह राजा के प्रति करेगा। इन सारी बातों को उस बुक में लिखा गया जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। तो जब भी हम कुछ ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें हमने सारा डिस्क्रिप्शंस दे रखा है, सारे अधिकार हम दे रखे हैं, उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, जिसमें अधिकारों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो राज्य है नागरिकों को अधिकार दे रहा है, इसलिए उस पार्ट को हमने मैग्ना कार्टा कहा। अभी इस प्रकार से इसे हम मैग्ना कार्टा, चार्ल्स वुड डिस्पैच को हम मैग्ना कार्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे विस्तृत जानकारी यानी कि एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन हमें मिला है एजुकेशन के ऊपर। तो ये जो था, दिस वाज द फर्स्ट डिटेल प्रपोजल रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसलिए इसका नाम जो है मैग्ना कार्टा दिया गया। इसे आप याद रखिएगा, किस डिस्पैच को यानी किसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा पॉलिटी में भी पढ़ा था, हमने मैग्ना कार्टा हिस्ट्री में भी पढ़ा है, दोनों का जगह का याद रखिए पढ़ा है। उसके बाद रिकमेंडेशन। तो ये जो वुड डिस्पैच है, इन्होंने कुछ रिकमेंड किया होगा। तो उनका रिकमेंडेशन क्या था? उनका रिकमेंडेशन ये था कि बेसिक लेवल से लेकर के यानी कि प्राइमरी एजुकेशन से, जो प्राथमिक शिक्षा है, वहां से लेकर के यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक को हम अच्छे से रेगुलाइज करें, उसे हम अच्छे से नियमित करें। अच्छे हम लोगों को ये मतलब वहां पे हम एक कानून बनाए ताकि ये पता चले कि किस एज ग्रुप के लोगों को कहाँ पे एडमिशन मिलना चाहिए और कैसे एडमिशन मिलना चाहिए, किस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट किया जाए यूनिवर्सिटी का, स्कूलों का, वहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो, वहां पे क्या पढ़ाया जाए, उनका क्या सिलेबस हो, इन सारे चीजों के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद टू एजुकेट इंग्लिश एंड देयर नेटिव लैंग्वेज। यहाँ पे दो बातें बताई। भारतीय जो है उन्हें हम अंग्रेजी और उनकी जो नेटिव लैंग्वेज भाषा है एजुकेशन सिस्टम एवरी प्रोविंस यानी कि हर एक प्रांत में, हर एक राज्य में हम एक एजुकेशन सिस्टम को फॉर्म करें, हम एजुकेशन सिस्टम को। आवाज आ रही है ना? बीच में चली गई थी शायद। तो एजुकेशन सिस्टम का हमने क्या बताया था कि हर एक प्रांत में एक एजुकेशन सिस्टम हो। उसके बाद एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि हर राज्य, हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल होनी चाहिए। एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल कुड बी ग्रांटेड एड्स, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल एफिलिएटेड हैं, अभी भी आप बहुत सारे स्कूलों में पढ़े होंगे, यदि सरकारी स्कूल में पढ़े हो, जैसे कॉलेज कॉलेज एफिलिएटेड होता है एआईसीटी से या यूजीसी से, है ना? तो इस तरह का एफिलिएशन उस वक्त भी मिलता था। तो जो भी प्राइवेट स्कूल एफिलिएटेड हो, उन्हें हम कुछ ग्रांट भी प्रोवाइड करें। ग्रांट यानी कि सरकार उसे कुछ सहायता दे। फिर एजुकेशन ऑफ वुमेन शुड बी इम्प्रेसाइज्ड, है ना? तो एजुकेशन ऑफ वुमेन शुड बी एम्फेसाइज्ड क्या हो गया
कि महिलाओं के शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाए, कि महिलाओं को भी शामिल किया जाए, उनको भी शिक्षित किया जाए। उसके बाद मद्रास में यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। फिर उसके बाद पंजाब में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। हमने सब आपको डेट दे रखा है, तो जो लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अपने अपने स्टेट के यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट का डेट है वो याद रखें। उसके बाद ये जो वुड डिस्पैच है, इन्होंने गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया कि आप एजुकेशन की आप एक जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि इससे पहले जो था गवर्नमेंट के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। वो जस्ट हो रहा था तो वो कर रहे थे, यदि हुआ तो वो कर देंगे, बट उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था कि हम एजुकेशन को बढ़ावा दें। तो वुड डिस्पैच ने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट को जो है एजुकेशन की क्या करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उसके बाद आया हंटर एजुकेशन कमीशन, यानी कि हंटर शिक्षा आयोग। क्या है हंटर शिक्षा आयोग? उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने जो इंडिया में जो उस टाइम पे प्राइमरी एजुकेशन था और जो सेकेंडरी एजुकेशन था, उनको करना था कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को देखो और बताओ कि उसमें कुछ किया जा सकता है या नहीं। गवर्नमेंट ने एक आयोग बनाया, एक कमीशन बनाया और उसको बताया कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन इंडिया में जो दिया जा रहा है उसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए और बताइए कि उसमें क्या चेंजेस किया जा सकता है ताकि लोगों तक शिक्षा पहुंचे। तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, शोध किया, जो भी है उनको मुख्यतः उन्होंने वो पढ़ा होगा कि किस प्रकार से प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इंडिया में काम कर रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए, अपने सुझाव दिए। तो क्या सुझाव दिए कि गवर्नमेंट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सुधार करना पड़ेगा और सुधार पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। किस सेक्टर में? प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्टर में गवर्नमेंट को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जो कंट्रोल होगा वो कंट्रोल किनको दिया जाए? नगर और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया जाए। उसके बाद और क्या बताया गया कि प्राइमरी एजुकेशन को उन्होंने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक कौन सा एजुकेशन था? एक था लिटरली, यानी कि जहां पे साहित्य की चीजों को पढ़ाया जा सके, और दूसरा क्या था? बिहेव। आवाज आ रही है? हेलो, कनेक्शन कट नहीं गया ना? हाँ। तो पहला क्या था, उन्होंने क्या किया था, जो प्राइमरी एजुकेशन था, प्राइमरी एजुकेशन को उन्होंने दो खंड में विभाजित करने के लिए, यानी उसके दो सेक्शंस बनाने का रिकमेंडेशन किया। पहला सेक्शन कौन सा होना चाहिए था? साहित्यिक, यानी कि जिसमें आर्ट्स पढ़ाया जाए, म्यूजिक पढ़ाया जाए, ये सारी चीजों को आप मान लीजिए। दूसरा क्या था? व्यवहारिक था। व्यवहारिक मतलब क्या? जिसको हम व्यवहार में लाए, यानी जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको हम उपयोग में लाए, यानी कि वो व्यावसायिक होना चाहिए जिससे भविष्य का निर्माण हो सके। छात्र जो है उस चीजों को पढ़ करके भविष्य में कुछ काम करने के योग्य बन सके, यानी कि जो स्किल्ड एजुकेशन है उस चीज को इसमें जोड़ा गया। उसके बाद ये जो कमीशन थी, ये कमीशन ने भी वही किया जो पहले वाले कमीशन ने किया। क्या किया कि वुमेन एजुकेशन को इंकरेज किया जाए। ये था अपना हंटर कमीशन। तो देख लीजिए, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आए ब्रिटिश काल के दौरान किस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ। तो आप ये क्रमवार तरीके से हर एक का पॉइंट दे करके उसके ऊपर दो तीन पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार से शिक्षा का विकास ब्रिटिश काल के दौरान हुआ। उसके बाद आया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो 1902 में एक कमीशन को बनाया गया। उस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? सर थॉमस रेली। तो इनका उद्देश्य क्या था इस कमीशन को बनाने का? इसका उद्देश्य यह था कि आप जो है यूनिवर्सिटी के स्टेटस को देखिए, यानी कि विश्वविद्यालय की जो स्थिति है उस स्थिति को देखिए, उसका आकलन कीजिए और बताइए कि इसमें क्या चेंजेस किया जा सकता है। तो 1904 में उन्होंने सिफारिशें दी। तो 1904 उनके सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में पास किया गया। तो इस एक्ट में क्या मुख्य तौर पे क्या लिखी हुई थी? सबसे पहले क्या लिखा हुआ था कि यूनिवर्सिटी को फोकस करना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए? सिर्फ स्टडी के साथ साथ रिसर्च पे भी फोकस होनी चाहिए।
शोध और अध्ययन दोनों के ऊपर फोकस होनी चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी के जो मेंबर्स होते हैं उसमें सब मेंबर्स बनाए जाने चाहिए, और सब मेंबर्स का जो नॉमिनेट है, सब मेंबर्स को कौन चुनेगा? सब मेंबर्स को गवर्नमेंट ही चुनेगा। यानी कि जो विश्वविद्यालय के जो सदस्य होते हैं, उप सदस्य होते हैं, अभी भी आप जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे विश्वविद्यालय के अंदर बोर्ड लगा होगा, उस बोर्ड में आप देखते होंगे कि कौन वहां का वीसी है। ये सारी बातें, मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, सारी चीजें आप देखते होंगे। उस टाइम में वही सारी चीजें थी। उसके बाद 5 लाख रुपया दिया गया यूनिवर्सिटी को कि भाई आप थोड़ा इसमें डेवलपमेंट करो। ठीक है, 5 लाख रुपया, उस टाइम का 5 लाख काफी ज्यादा होता था। अभी तो 5 लाख में एक स्कूल भी नहीं खुलेगा, एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं खुलता है ना। 5 लाख में कोचिंग क्लास भी नहीं खुलता। चलिए, उसके बाद क्या हुआ? और गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम पे, गवर्नर जनरल जो करते थे, उनको क्या करना था? एक निर्धारण करना था, यानी कि रीजनल बाउंड्री निर्धारित करनी पड़ती थी कि किस बाउंड्री के अंदर कौन सा कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा। जैसे कि पुणे में जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, मुंबई में जो है मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। ऐसे ही अपने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो कॉलेज होगा किसी ना किसी सीमा होती है, क्या है? कोई कहता आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है? तो आप क्या चीज? कोई बात नहीं, लेक्चर में आ जाएगी आवाज। अब आएगी आवाज? आ गई ना? बिल्कुल। चलिए,
कहाँ खत्म किए थे हम लोगों ने? हाँ हाँ, अब आ गई है बात। अब सभी लोग यस बोलने की जरूरत नहीं है, किसी ने बोल दिया तो मैं समझ गया। चलिए, क्या है आगे? कहाँ पे था मैं? यूनिवर्सिटी शुड फोकस, ये तो हो गया था ना, लास्ट में था कि विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं को निर्धारण किया जाए, है ना? इसके मतलब समझ गए ना? हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी एक बाउंड्री होती है कि वो एक इस बाउंड्री तक के जितने भी कॉलेज हैं, उस कॉलेज को वो एफिलिएशंस प्रोवाइड करती है। तो इस टाइप की चीजें जो थी वहीं से डेवलप हो गई थी। नेक्स्ट था अपना सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। उसके बाद क्या आया? सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। तो 1917 में गवर्नमेंट जो थी वो एमी सैडलर नाम के व्यक्ति के चेयरमैनशिप में एक कमीशन का गठन किया। उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक आयोग का गठन किया तो उनको कुछ काम दिया गया होगा। तो उनको क्या काम दिया गया था? उनका काम था कि कोलकाता यूनिवर्सिटी जो है, उस यूनिवर्सिटी के समस्याओं, प्रॉब्लम्स के ऊपर आप अध्ययन कीजिए, आप स्टडी कीजिए, और जो रिपोर्ट है वो सरकार को दीजिए। तो उन्होंने क्या किया अभी देखिए। तो ये जो था, ये इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज फर्स्ट नेसेसरी टू इम्प्रूव यूनिवर्सिटी एजुकेशन। उन्होंने एक कटाक्ष किया, उन्होंने सीधी से रिपोर्ट क्या बताई रिपोर्ट में कि यदि आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छा हो, यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार हो, तो ये सुधार कब होगा? जब यहाँ का प्राइमरी एजुकेशन अच्छा होगा। यानी बच्चा यदि प्राइमरी से अच्छे पढ़ के ही नहीं आया, तो यूनिवर्सिटी में हम उसको कितना भी थोप थाप लें, वो कुछ होने वाला उसका नहीं है। तो यदि एजुकेशन सिस्टम आप यूनिवर्सिटी का अच्छा करना चाहते हैं, तो पहले जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, उस प्राइमरी एजुकेशन में आप सुधार लाइए। तो पहला उनका रिकमेंडेशन ये था। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? एजुकेशन इन स्कूल शुड बी 12 ईयर्स। आज भी देखिए, आज भी स्कूलों में 12 वर्षों का एजुकेशन होता है, कक्षा 11वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक का, है ना? स्टैंडर्ड 1 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक का। उसके बाद ही आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो ये सारा जो रिकमेंडेशन था वहीं से कहीं ना कहीं से कनेक्ट होकर के चला आ रहा है, जो आज आप देख रहे हैं। तो स्कूली शिक्षा कितने वर्षों की होनी चाहिए? 12 वर्षों की होनी चाहिए। उसके बाद सेम इन्होंने भी वही कहा कि वुमेन एजुकेशन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। उसके बाद अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी कि अप्लाइड साइंस, यानी कि हम ऐसे साइंस को पढ़ें जिनको अपने जीवन में हम यूज कर पाए, अप्लाई कर पाए, और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े ताकि हमारे जो नई पीढ़ी है वो शोध पे, रिसर्च पे ध्यान दे सके। उसके बाद जो टीचर्स होते हैं, जो फैकल्टीज होते हैं, उसे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं टाइम टू टाइम, ताकि उसके टीचिंग क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो सके। ये सारी बातें किसमें कही गई थी? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग यानी कि सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन में। उसके बाद आया 1937 मूल शिक्षा की वर्धा योजना, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। ये जो चीजें थी, अभी तक हम जो चीजें पढ़ रहे थे वो कौन ला रहा था? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ला रही थी। ये चीजें जो थी उस टाइम पे जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस ने लाया था। ठीक है? उस टाइम पे जो कांग्रेस थे वो कांग्रेस ने लाया। अभी की कांग्रेस नहीं, अभी की कांग्रेस और उस वक्त की कांग्रेस में आसमान जमीन का अंतर है। ठीक है? उस वक्त के कांग्रेस में दोनों दल के लोग शामिल थे, बीजेपी वाले भी और तब के कांग्रेस अब के कांग्रेस वाले भी, आप ऐसा कह लीजिए। तो उस टाइम का जो कांग्रेस स्कीम था, जो कांग्रेस ने लाया था 1937 में, जो वर्धा स्कीम था, तो वर्धा स्कीम का क्या फोकस था? तो उन्होंने क्या किया था? एक एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि अपने इंडिया का एक एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। उस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में, यानी कि जाकिर हुसैन के चेयरमैनशिप में एक एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण किया। और उसका उद्देश्य क्या था? कि हम उनका उद्देश्य था कि जो एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाई जाए वो गतिविधियों के माध्यम से प्रोवाइड की जाए। गतिविधियों के माध्यम से एजुकेशन मतलब क्या हो गया? एक्टिविटी थ्रू एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन में हम एक्टिविटी लाए, है ना? आप लोगों के घर के आसपास प्ले स्कूल होगा ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल वाले लोग, कि हम यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है हमारा। हम बच्चों को किताबों से नहीं, हम एक्टिविटी करके पढ़ाते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें वहीं से चालू हुई थी। सो उन्होंने क्या बताया? अब जब ये कमेटी बनी तो उनका क्या रिकमेंडेशन था? फर्स्ट 7 years ऑफ द नेशनल एजुकेशन सिस्टम शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी
एंड दिस एजुकेशन शुड बी इन मदर टंग, यानी कि पहले 7 वर्ष तक का जो शिक्षा होना चाहिए, जो एजुकेशन होना चाहिए, वो फ्री और कंपलसरी होना चाहिए, निःशुल्क और अनिवार्य होना चाहिए। और यह जो एजुकेशन है, यह एजुकेशन किस में देनी चाहिए? मातृभाषा में, यानी कि मदर टंग में होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड 2 से लेकर के स्टैंडर्ड 7 तक का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो इंग्लिश स्कूलों में, वो किसमें होनी चाहिए? वो हिंदी में होनी चाहिए। और उसके बाद अंग्रेजी भाषा का जो शिक्षा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो एजुकेशन जो है, वो कक्षा 8वीं के बाद से दी जानी चाहिए। यानी कि पहले कुछ सालों तक, पहले कुछ कक्षाओं तक किसमें आपका किसमें आपको एजुकेशन दी जानी चाहिए? एजुकेशन का जो फॉर्म होगा वो हिंदी होगा, यानी कि हिंदी जो होगा वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। ये सारा किसमें कहा गया था? वर्धा के मूल शिक्षा में ये बातें कही गई थी। उसके बाद हम आते हैं सार्जेंट एजुकेशन प्लान 1944। ठीक है, सार्जेंट एजुकेशन प्लान क्या है? सार्जेंट एजुकेशन प्लान क्या कहता है? देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ प्री प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6। क्या होनी चाहिए वहां पे? प्री प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे कि आज का प्ले स्कूल है या आज का प्री प्राइमरी स्कूल है। उसके बाद उन्होंने क्या रिकमेंड किया था? देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 11 ईयर्स। वर्धा का जब आप देखेंगे, जो उनकी वर्धा में जो शिक्षा नीति बनी थी, उसमें भी ये कुछ मिलता जुलता ये बात आया है। देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन फॉर सिलेक्टेड चिल्ड्रन ऑफ 11 to 17 ईयर्स। ये क्या बात हो गया? ये बात ये हो गया कि कुछ चुनिंदा बच्चों के लिए जो 11 से 17 ईयर्स के बीच में है, उसके लिए एक अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन कौन से स्टूडेंट्स को? सिर्फ सिलेक्टेड, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी चीजों के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप पहले एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वहां पे फिर आपका सिलेक्शन होता है, फिर आपको पढ़ाया जाता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो वहीं से स्टार्ट कर दी गई थी। उसके बाद फिर से वही चीज हो गया, फिर से वही चीज बताया गया कि शिक्षकों को प्रोत्साहन दी जानी चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, है ना। ये सारी बातें वहां पे लागू करवाया गया था। तो 1944, उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया। अभी तक कोई समस्या है? तो इस तरह से अभी तक हमने देखा, क्या देखा कि किस प्रकार से अंग्रेजों के जमाने में भारत में शिक्षा का विकास हुआ, ब्रिटिश रूल में किस प्रकार से एजुकेशन का रिफॉर्म हुआ। कोई डाउट इसमें? ठीक है। फिर देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में एक और कमीशन बनाया गया। उसका क्या नाम था? राधा कृष्णन कमीशन। इस चीज को आप सुन लीजिए, इसमें कुछ प्रेजेंटेशन देने की कुछ बात नहीं है। राधा कृष्णन कमीशन कब बनाया गया? 1948 में बनाया गया। उसका क्या काम था? उसका काम यह था कि आप देखो, एजुकेशन सिस्टम को देखो, और एजुकेशन सिस्टम इंडिया में कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हमें रिपोर्ट दो। ये बातें वहां पे कही गई थी। तो उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट में यह था कि जो हायर एजुकेशन होना चाहिए, वो हायर एजुकेशन होने का 3 ही मोटो होना चाहिए। एक मोटो होना चाहिए जनरल एजुकेशन, जहां पे सभी लोग आराम से पढ़े, कुछ दिक्कत नहीं है। दूसरा होना चाहिए था गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन, जहां पे लोगों को गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, इसके बारे में बताया जाए, ताकि ये लोग फिर गवर्नमेंट में आकर के काम कर सके। और तीसरा था व्यवसायिक शिक्षा, यानी कि कमर्शियल एजुकेशन, यानी कि हम ऐसा एजुकेशन दें ताकि जिनको पढ़ के, जिनको सीख करके बच्चा 2 4 पैसा कमा सके, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, टेक्निकल एजुकेशन हो गया, इन सारी चीजों को उसमें हम शामिल कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी रिकमेंड किया था कि इसी तरह से यूनिवर्सिटी में कैसी पढ़ाई जाती है, उस चीज को देख रेख करने के लिए एक कोई तो ऑफिस होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का निर्माण किया जाए, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, है ना। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, अभी भी आप देखते होंगे यूजीसी अभी भी चलता है ना। तो उसी टाइम पे ये चला हुआ है। तो यूजीसी का क्या काम है? यूजीसी का काम है कि किस यूनिवर्सिटी को हमें एफिलिएशन देना है, किसको नहीं देना है, वहां पे एजुकेशन सिस्टम में यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाना चाहिए,
और प्लस उसका एग्जाम कैसे होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में वो रिव्यू यूनिवर्सिटी को टाइम टू टाइम देता रहता है और टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी को वो ग्रेड देता रहता है। उसके बाद यूजीसी का ये भी काम है कि किस यूनिवर्सिटी को हमें ग्रांट देना है, किसको पैसे देना है डेवलपमेंट करने के लिए, ये सारी चीजें उसमें चलती आ गई। उसके बाद उन्होंने भी एक शिक्षा नीति बनाई और शिक्षा नीति में उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 14 ईयर्स तक जितने भी जो भी चिल्ड्रन होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, और एजुकेशन जो हो वो क्या हो, वो नेटिव लैंग्वेज में हो, यानी कि मातृभाषा में हो, और उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि हिंदुस्तानी लोग जो है वो पाश्चात्य संस्कृतियों को भी समझ सके और हमारा देश का जो व्यापार है जैसे कि अंग्रेज करते थे वैसे हम भी अपने चीजों को बढ़ा सके, हम भी अपने चीजों का जो है एक पैमाना जो है बढ़ोतरी कर सके। तो इस तरह से एक नई शिक्षा नीति का निर्माण उस टाइम पे हो गया। तो आपने समझा किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से हमने 18th सेंचुरी से लेकर के हमने अर्ली 20th सेंचुरी तक का एजुकेशन डेवलपमेंट को इंडिया में देखा। इससे कोई डाउट? तो इससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन से आयोग ने क्या रिकमेंड किया, ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। कभी कभी ये भी क्वेश्चंस आ जाएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टेब्लिश हुई, या कौन सी यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश करने के लिए कौन जिम्मेदार थे, कौन रिस्पॉन्सिबल थे। ये सारी चीजें आ सकती है आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में। मेंस वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इससे क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपको बोल सकते हैं कि कमेंट करने के लिए या टिप्पणी लिखने के लिए किस चीज पे, कि ब्रिटिश काल के दौरान किस प्रकार से एजुकेशन का डेवलप हुआ, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। फिर आपको बोल सकते हैं कि आप क्रिटिक्स कीजिए, आप आलोचना कीजिए कि ब्रिटिश काल के दौरान जो भी एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा था वो ब्रिटिश के यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों की रक्षा करने के लिए हो रहा था, ऐसा कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ना कह करके वो ये पूछ सकते हैं कि ब्रिटेन के सरकार के हितों की रक्षा, इंग्लैंड सरकार, अंग्रेजी सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए जो भी था एजुकेशन डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा था। तो इसके ऊपर आप क्रिटिक कीजिए, इसके ऊपर आप कमेंट कीजिए, इसके ऊपर आप एनालिसिस कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने कल इकोनॉमिक्स इफेक्ट को देख लिया था, आज हमने एजुकेशन डेवलपमेंट को देख लिया। उसके बाद मंडे को हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रेस यानी जो प्रिंट मीडिया था उस प्रिंट मीडिया का डेवलपमेंट अंग्रेजी शासन काल में हुआ, किस प्रकार से नए नए वहां पे बुक्स आए, नई नई पत्रिका छपी, और उनका स्वतंत्रता आंदोलन में यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान रहा, उन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आराम से पढ़िए, खाइए पीजिए, सो जाइए और पढ़ाई कीजिए। और हाँ, दूसरी बात, कल 11 बजे से राम सर का क्लास है, रीडिफाइन एजुकेशन में, 11 बजे से आप ज्वाइन कर लें। आपको मैं मैसेज वैसे मॉर्निंग में दे दूंगा, रिमाइंडर दे दूंगा। लास्ट टाइम उनका लेक्चर अटेंड किया होगा आप लोगों ने, तो पता होगा क्या टॉपिक रहता है उनका, और उसी टॉपिक को वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम पूरा नहीं हो पाया था, उसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट से उन्होंने एसी मांगा था, कुछ स्टूडेंट ने दिया, कुछ ने नहीं दिया। जो नहीं दिए उनके बारे में क्या बोलना, क्योंकि उनको ऐसे इसलिए चाहिए था ताकि वो आप लोग के पर्सनैलिटी को जज कर सके कि आप क्या लिख सकते हो, आप कैसे जाओगे यूपीएससी में इंटरव्यू देने, कैसे जाओगे सीडीएस का एसएसबी देने। इन सारी चीजों पे वो बात करने वाले थे, इसलिए उन्होंने आपसे एक रिटर्न ऐसे मांगा था। आप में से बहुत लोगों ने नहीं दिया, आप में से बहुत लोगों ने दिया। तो जिनका दिया उन पे चर्चा होगा, जिनका नहीं दिया उनको राम राम। ठीक है, चलिए मिलते हैं मंडे को। अब डायरेक्ट मंडे को पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का क्लास होगा। ठीक है, गुड नाइट आप सभी को।